नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज तो मुद्दे की बात में बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव, जिसकी चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे, आज उसकी घोषणा हो गई। और पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 फेज में चुनाव हुए थे, इस बार 2 फेज में चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा। और इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, ये तमाम राज्य और आसाम, इनकी भी जो है आज डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा अनाउंस कर दी गई। अब खास बात यह है कि सभी के रिजल्ट जो हैं वो 4 मई को आएंगे, यानी 4 मई को 5 राज्यों में विधानसभा में किसकी सरकार बनी, ये क्लैरिटी हमारे पास आ जाएगी। अब आसाम, केरल और पुदुचेरी में चुनाव होगा 9 अप्रैल को। वेस्ट बंगाल में 2 फेजेस में चुनाव होगा। पहला फेज 23 अप्रैल को और दूसरा फेज जो है वो 29 अप्रैल को होगा। और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को जो है चुनाव होगा और सभी के नतीजे जो हैं वो 4 मई को आएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चुनाव होगा। और अभी अगर देखें इन 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होगी, आसाम चुनाव होंगे, जहां आसाम और पुदुचेरी, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर एनडीए की सरकार है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार है, केरल में लेफ्ट पार्टीज की सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। कांग्रेस पार्टी डीएमके की एलाय पार्टनर है तमिलनाडु में। तो चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि किस राज्य में किस तरह का चुनावी सरगर्मी है, किस तरह का माहौल है। और अभी यहाँ से जिस दिन चुनावों की घोषणा हुई, यहाँ से चुनावों को देखें तो किस पार्टी के साथ कौन सा फैक्टर काम करता हुआ नजर आ रहा है। वेस्ट बंगाल, जहां पर पिछले बार 8 फेजेस में चुनाव हुए थे, इस बार 2 फेजेस में चुनाव होंगे। सबसे ज़्यादा सटीक, सबसे ज़्यादा जो है नज़रें वो वेस्ट बंगाल के चुनाव में रहेंगी, क्योंकि पिछले 2 टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग और कीनली वॉच्ड चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल का होता है। 294 की असेंबली है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी जो हैं एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगी। अभी मुख्यमंत्री हैं राज्य की और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से ममता बनर्जी के किले को पश्चिम बंगाल में ध्वस्त किया जाए। अब पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी कोशिश जो है वो बहुत कर रही है। 2016 से 2021 में 2016 में महज 4 सीटों पर जीत करके भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो विधानसभा पहुंचे थे। तो वहीं 2021 में 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो यानी इनरोड्स जो है वो 5 साल में देख लीजिए 4 से 77 तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। लेकिन पिछला चुनाव जो है ऐसा लग रहा था एकदम इंटेंसली फॉट इलेक्शन था और बहुत क्लोजली लग रहा था कि क्या इस बार जो है वो पलट जाएगी चुनावी बाजी। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो चुनाव जीत गई थी। पश्चिम बंगाल में अगर कहा जाए तो टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू ममता बनर्जी, यानी ममता बनर्जी के स्टेचर का कोई भी बड़ा नेता किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। पिछली बार लेफ्ट और कांग्रेस तो शून्य पर, शिफर पर दोनों पार्टीज का जो है वो क्लोज हुआ था अकाउंट। कांग्रेस और लेफ्ट बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाए थे। लेकिन 2016 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली थी, लेफ्ट को 26 सीटें मिली थी। लेकिन 2021 का जो विधानसभा चुनाव था वहाँ पर ये दोनों पार्टी 0 पर इनका खाता जो है वो बंद हुआ था। और इस बार जो है अब कांग्रेस पार्टी का किसी के साथ अलायंस नहीं है, लेफ्ट पार्टीज भी एकला चलो है, कांग्रेस पार्टी भी एकला चलो है और टीएमसी भी एकला चलो की राह पर ही ये विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा ममता बनर्जी के साथ जो फैक्टर काम करता है वो है महिला वोट बैंक। काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए ममता बनर्जी ने की हैं, जिसमें बेनिफिशरी जो हैं वो बड़ी संख्या में महिला वोटर हैं। ये भी एक चीज़ है जो ममता बनर्जी के फेवर में जाती हैं। इसके अलावा वोटों का जो ध्रुवीकरण जिस तरह से ममता बनर्जी करती हैं पश्चिम बंगाल में, उसकी वजह से भी वो हर बार चुनाव जो है वो जीतती आ रही हैं। पिछले अगर हम 2-3 चुनावों की बात करें तो ममता बनर्जी जो है वो कामयाब रही हैं भारतीय जनता पार्टी और अपने जो धुर विरोधी
जो सबसे पहले तो 35 साल के लेफ्ट के राज का अंत ही ममता बनर्जी ने किया पश्चिम बंगाल में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ममता बनर्जी के फेवर में काम करती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण वहाँ पर किया जाए, और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल अगर आप कहें किलिंग्स का या पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में देखने और सुनने को मिलता है विधानसभा चुनावों के दौरान। तो जहाँ एक संगठन खड़ा करना, संगठन में उस लिहाज से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कठिन काम जो है वो वहाँ पर रहता है अगर आप देखें। लेकिन फिर भी उस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने इनरोड्स बनाए हैं वहाँ पर, उस हिसाब से क्या 2026 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वो कर पाएगी जो वो पिछले कई सालों से करने की कोशिश कर रही है, यानी ममता बनर्जी के राज का अंत वहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी कर पाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो ममता बनर्जी के सपोर्ट में काम करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ तक इनरोड्स बनाने की काम है जिस पर बीजेपी जो है वो काम कर रही है। डेवलपमेंट के एजेंडा को एक तरीके से आगे रखने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके अलावा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पर काम करती हुई नज़र आती है पश्चिम बंगाल में। अब देखना होगा कि किस तरह से पैन होता है ये पश्चिम बंगाल का इस बार का विधानसभा का चुनाव। हालांकि इंडिया टीवी का जो ओपिनियन पोल सर्वे हमने किया है उसमें ममता बनर्जी जो है एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार रिपीट करती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि चुनाव होने में अभी काफ़ी समय बाकी है। देखना होगा ये ओपिनियन पोल क्या जब चुनाव होते हैं उसके नतीजों में भी ये दिखता है इसी तरह से, या किसी तरह का कोई चुनावी गणित वहाँ पर चेंज होता नज़र आता है या नहीं। इसके अलावा जो एक बड़ा राज्य है जो चुनाव में जाएगा वो है दक्षिण भारत का राज्य। 234 की असेंबली है यहाँ पर, और ये राज्य है तमिलनाडु का। यहाँ पर चुनावी मैदान इस बार और दिलचस्प हो गया है क्योंकि मल्टी पोलर फाइट जो कभी कंटेम्प्रेरी तमिलनाडु पॉलिटिक्स में नहीं देखने को मिली है वो इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि टीवी के यानी एक्टर विजय की पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो एक तरफ डीएमके का अलायंस है, डीएमके ने काफ़ी सारी नई पार्टीज़ को भी अपने अलायंस में लेने का प्रयास किया है, एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं। वहीं टीवी के जो है वो एक नया फैक्टर है, एशिया के सबसे महंगे स्टार हैं, बताया जाता है 250 करोड़ फ़ी जो है उन्होंने अपनी लेटेस्ट फिल्म जो है उसके लिए चार्ज किया है एक्टर विजय ने। तो पूरे एशिया के सबसे महंगे स्टार होने के अलावा उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है पश्चिम तमिलनाडु में वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वो फैक्टर कैसे काम करेगा। और तीसरी तरफ एआईएडीएमके है जो काफ़ी बिखरा हुआ दिखता है पहले के मुकाबले, या जो जयललिता का एरा था उसके मुकाबले अगर आप देखें तो इस बार तमिलनाडु में एआईएडीएमके जो है वो काफ़ी बिखरा हुआ हाउस लगता है। उनके एक बड़े नेता ने हाल फिलहाल में डीएमके भी ज्वाइन की। तो इसलिए अब देखना होगा एक्टर टीवी के किसका नुकसान करते हैं, किस तरह से रहता है। हालांकि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे जो है अभी डीएमके काफ़ी चीज़ों पर जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखती है। महिलाओं को अगर आप कहें बेनिफिशरी स्कीम्स जो हैं वो वहाँ पर तमिलनाडु में भी हैं जो एमके स्टालिन की सरकार दे रही है। इसके अलावा अब ऐसा कहा जाता है एक्सपर्ट्स के जो टीवीके की पार्टी है वो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो एआईएडीएमके को जाने वाला था वो सारा जो वोट है वो टीवीके को जाएगा। तो ऐसे में जो फ़ायदा है वो डीएमके का होगा, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी एआईएडीएमके को जाकर उनको मदद कर सकता था अगली सरकार विधानसभा में 2026 में बनाने की, वो सारा जो है वो शिफ्ट हो सकता है टीवीके यानी एक्टर विजय की पार्टी को। एक्टर विजय का अपना एक फ़ैन बेस है, पहले भी काफ़ी सारे जो स्टार्स हैं वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन बहुत जो है करिश्मा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हाल फिलहाल के दिनों में नहीं दिखा। लेकिन लोग बताते हैं कि ये तमाम जो स्टार्स हैं ये तब आए जब इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो ख़त्म हो, जब इनका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में या इनका फिल्म इंडस्ट्री में जो करिश्मा था वो ढलान की ओर था। एक्टर विजय ऐसे टाइम में पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं जब वो पीक पर है। तो ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टीवीके और बाकी एक्टर विजय और बाकी एक्टर्स जो बहुत अच्छा पॉलिटिकली नहीं कर पाए उनके बीच में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीवीके का अपना एक फ़ैन बेस है, एक
तगड़ा फैन बेस है। एंटी इनकम्बेंसी वोट के साथ साथ वो डीएमके को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माइनॉरिटी वोट जो है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है, जिसमें क्रिश्चियन वोट, जिसमें मुस्लिम वोट्स जो हैं शामिल हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये वोट जो है ये डीएमके को होगा। एंटी डीएमके एक तरीके से आप कहें तो पॉलिटिक्स जो है वो एक्टर विजय की रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑफर कुछ दिए डेप्यूटी सीएम का 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का, लेकिन वो ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा चाहता था कि टीवीके यानी एक्टर विजय की पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी अलाइन करके ये चुनाव लड़े, क्योंकि उनको लगता है कि यूथ आइकन है एक्टर विजय तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, और उसके डायनामिक्स को वो बदलेंगे। सीट शेयरिंग और पावर शेयरिंग की बात जो है कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ काफ़ी रसाकशी कांग्रेस की चली, और कांग्रेस पावर शेयरिंग में हिस्सा चाहती थी, लेकिन उसको लेकर के कोई प्री पोल तो चीज़ें नहीं हुई। लेकिन लोकल बॉडी में कांग्रेस पार्टी को ज़रूर डीएमके ने कहा कि वो स्पेस वहाँ पर देंगे। 28 सीटें जो है डीएमके ने कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर लड़ने के लिए दी हैं। इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट भी दी है। अब बताया जा रहा है कि एक्टर विजय जो हैं वो 20 से 22% का जो है बताया जाता है कि वोट परसेंटेज जो है 15% प्लस का एक वोट बैंक जो है वो उनकी तरफ जा सकता है। अब देखना होगा। अब ऐसा भी कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर एक्टर विजय का वोट परसेंटेज 10 से कम रहा तो ऐसे में हंग असेंबली के भी आसार तमिलनाडु में बन सकते हैं। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा का वोट वो अगर लेकर आए तो ऐसे में क्लीन स्वीप होगी और किसी एक पार्टी की सरकार जो है वही वहाँ पर बनेगी। तो देखना होगा। नए समीकरणों का चुनाव है कि एक्टर विजय जो हैं उनकी पार्टी कैसा परफॉर्म करती है, किसको डेंट मारती है और किसको उनकी पार्टी की मौजूदगी जो है वो वहाँ पर जो है वो हेल्प करती है अगली सरकार बनाने में। अब जैसा मैंने आपको बताया, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं 10% से कम वोट वो लाए तो हंग होगी, लेकिन अगर 15 से 20% का वोट उन्होंने काटा तो ऐसे में जो सरकार जो है वो हो सकता है कि एक पार्टी जो है द्रविडियन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें एआईएडीएमके और डीएमके, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर हैं। अभी के मौजूदा हालात में माना जाता है कि डीएमके एक स्ट्रॉन्ग विकेट पर है, क्योंकि उनका हाउस इन ऑर्डर है। एआईएडीएमके जो है वो बिखरा हुआ हाउस है, और इसके अलावा काफ़ी सारे और फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है आसाम का, जहां पर हेमंत बिश्व शर्मा एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई हैं। अब हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं आसाम की अगर मैं बात करूं तो 126 जो है आसाम में असेंबली विधानसभा की सीटें हैं। गौरव गोगोई जो हैं, तरुण गोगोई जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे आसाम के, उनके बेटे हैं, अभी प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और मोटा मोटी एक तरीके से माना जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष या जिस तरह से चुनाव लड़ता है उसको ही पार्टी के चेहरे के तौर पर देखा जाता है। यूथ आइकॉन है, अच्छी इमेज है, क्लीन इमेज उनकी मानी जाती है। हालांकि पाकिस्तान से उनकी पत्नी की जो संस्था है जिसमें वो काम करती हैं उससे लिंक को जोड़ करके राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा वो उन पर काफ़ी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप मोटा मोटी देखें तो गौरव गोगोई की जो इमेज है वो क्लीन है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह का काम हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने आसाम में किया है, ख़ासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, फ्लाईओवर्स, इसको लेकर के उनकी सरकार ने बहुत काम किया है। इसके अलावा जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र होता है विभिन्न स्कीम से, ऐसी कई सारी स्कीम जो हैं वो आसाम में भी चल रही हैं, जिसको लेकर के माना जाता है कि काफ़ी पॉपुलैरिटी जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार की वहाँ पर है। एक तो जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं जिनके अकाउंट में पैसा जाता है विभिन्न स्कीम्स के ज़रिए, उसमें अरुणोदय एक योजना है जिसके तहत अभी हाल फिलहाल में भी पैसा जो है हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने डाला। इसके अलावा मास एक माना जाता है लीडर हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उनकी जो है पैन
आसाम जो है वो प्रेजेंस है, लेकिन उनके ऊपर भी गौरव गोगोई और कांग्रेस पार्टी की तरफ से निजी करप्शन, उनके परिवार के ऊपर, उनकी वाइफ के ऊपर खासतौर से काफ़ी सारे करप्शन के एलिगेशन कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार कैंपेनिंग में लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उनकी और उनकी बीवी को उन्होंने अपनी वाइफ को जो है अलग अलग तरीके से वहाँ पर ज़मीन खरीदने में और बाकी चीज़ों में जो है सरकार ने एक तरीके से मदद की है। इसके अलावा अदानी अंबानी को भी फ़ायदा पहुंचाने का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी हेमंत बिश्व शर्मा पर आसाम में लगा रही है, जहां एक तरफ निजी तौर पर भी कांग्रेस पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है उनकी और उनकी पत्नी पर आरोप लगाकर भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों के, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा को पोलराइजेशन या जिस तरह से मियाँ मुसलमान की बात वो करते हैं उसका भी आरोप कांग्रेस पार्टी जो है वो लगा रही है। पिछली बार कांग्रेस ने AIUDF के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा था, जिसका नुकसान काफ़ी हुआ क्योंकि काउंटर पोलराइजेशन इतना ज़्यादा हिंदू वोटों का हो गया इधर AIUDF के कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने AIUDF के साथ अलायंस जो है वो नहीं किया है। हालांकि कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ज़रूर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। आसाम का जो चुनाव है वो इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन आसाम की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हैं और इस बार उन्होंने स्क्रीनिंग को लेकर के खासा कांग्रेस पार्टी सतर्क जो है वो आसाम के चुनाव में दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि आसाम में जो है संगठन में जिस तरह से स्लीपर सेल की बात कांग्रेस के लोग जब तक विभिन्न राज्यों में करते हैं, कांग्रेस मानती है कि आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा की जो पैठ है कांग्रेस के संगठन में वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा ऐसी कोई चीज़ जो है वो चुनावों में ना नज़र आए, इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, वो तमाम चीज़ों को और सबसे पहले अगर आप देखें तो 2 लिस्ट कांग्रेस पार्टी जारी कर चुकी है। आसाम की जोरहाट से गौरव गोगोई जो है, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव में लड़ेंगे। हालांकि अभी डेप्यूटी लीडर हैं लोकसभा में गौरव गोगोई और अभी लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ा करके कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश देने की ज़रूर कोशिश जो है आसाम के विधानसभा चुनाव में की है। तो देखना होगा कि आसाम में क्या कुछ अलग इस बार होता है, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें आसाम में कांग्रेस पार्टी को हैं कि गौरव गोगोई जो है वो इसको लेकर के उनको लगता है एक यंग चेहरा है और कांग्रेस पार्टी जो हेमंत बिश्व शर्मा आरोप उनके ऊपर लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी उसको सिरे से खारिज करती है और एक क्लीन इमेज का नेता गौरव गोगोई को जो है कांग्रेस के तमाम नेता बताते हैं। इसके अलावा आज जुबीन गर्ग जो गायक जिनकी मौत हुई सस्पिशियस कंडीशन में, उसको लेकर के भी जो विपक्षी जो खेमा है वो काफ़ी सवाल खड़े करता है। कहा जाता है आसाम के संदर्भ में कि वहाँ पे जेनजी जो है वो जो जेनजी बाकी संदर्भ में है वो नहीं है, जेनजी मतलब जेन जुबीन, यानी जुबीन गर्ग के जो फॉलोअर्स हैं वो हर घर में हैं, उनको बतौर सिंगर जो फॉलो करते हैं वो हर घर में हैं। तो ये भी एक मसला है जो चुनावी कैंपेन में जो है वो हमें नज़र आ सकता है। अब देखना होगा कि चुनाव में जनता किसका समर्थन करती है या किस तरह का इलेक्शन जो है वहाँ पर आसाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और बेहद महत्वपूर्ण राज्य है केरल, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो LDF यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार को सत्ता से उखाड़ने में कामयाब होंगे। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पिछले 2 टर्म से वहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हुआ है। पिनराई विजयन वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और 2016 के विधानसभा चुनावों में भी वो जीते थे, 2021 में के विधानसभा चुनावों में भी वो जीते थे और कोविड काल के दौरान जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था तो काफ़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से उनकी सरकार ने काम किया उसकी काफ़ी तारीफ हुई थी और उसकी वजह से माना जाता है कि सरकार उनकी जो है रिपीट किया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा लोकसभा के चुनाव में, या UDF का जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन रहा, इसके अलावा लोकल बॉडी के जो चुनाव हैं केरल में उसमें कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर है। तो कांग्रेस को लगता है कि ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत मजबूत है, लिहाजा उनको लगता है कि इस बार वो लेफ्ट के शासनकाल को समाप्त कर UDF की सरकार जो है वो केरल में बनाने में कामयाब
होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ एक सीटें हैं, त्रिवेंद्रम, त्रिचूर, पालाकाड, ये कुछ रीजन्स हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी इनरोड्स बनाने की कोशिश जो है वो कर रही है। लोकसभा में एक सांसद भी उनका है। अब देखना होगा कि विधानसभा के चुनाव में कितना इनरोड्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी बना पाती है। वहाँ पर LDF, UDF जो है वो किस तरह से वहाँ पर प्ले आउट जो है करते हैं। अब लोग कहते हैं कि काफ़ी सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बेशक से सीट में कन्वर्ट ना हो पाए, लेकिन उनका जो वोट परसेंटेज है वो ज़रूर बढ़ेगा। तो देखना होगा ऐसे में किस तरह से ये चुनाव जो है केरल का वो हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा पुदुचेरी एक राज्य है जहाँ पर NDA की सरकार है, कांग्रेस पार्टी और DMK का अलायंस वहाँ पर भी है। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि पुदुचेरी में इस बार जो है कांग्रेस और DMK की सरकार जो है वो बनेगी, और NDA का उनको उम्मीद है एंटी इनकम्बेंसी से लेकर के उनको लगता है कि तमिलनाडु जो पास का राज्य है उसके भी जो रिफ्लेक्शन है, अगर वहाँ पर अच्छा करती है तो वो भी देखने को मिलेगा। तो बहरहाल आज चुनावों की तारीख का जो है ऐलान कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और अप्रैल और मई का महीना जो है चुनावी सरगर्मियों से भरा रहेगा। अप्रैल में चुनाव होंगे तो 4 मई को रिजल्ट आएगा। काफ़ी, अगर दक्षिण भारत की बात करें तो काफ़ी गर्मी होगी, पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी गर्मी होगी। तो राजनीतिक पारे के साथ साथ जो चुनावी पारे के साथ साथ जो वैसा पारा है, मौसमी पारा, वो भी चढ़ा रहेगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आएंगे तो देखना होगा कौन कौन किस किस राज्य में बाजी मारने में कामयाब होता है। आपको मीनवाइल हम सारे अपडेट जो हैं देते रहेंगे अपने इस डिजिटल पॉडकास्ट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।